हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट पे। और संडे की एक छुट्टी के बाद में आई फील कि आप सब लोग एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे। आप सब लोगों ने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया होगा। नीलम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुशांत गुड मॉर्निंग, सुशांत। शिवम गुड मॉर्निंग, मैं एकदम अच्छा हूँ शिवम। शिखा कह रहे हैं नमस्ते। चलिए सब लोगों को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और आपके स्क्रीन पे अब आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी फ्रेश अपडेटेड न्यू बाहुबली टीम। जी हाँ, तो यहाँ पर ये सीए इंटरमीडिएट सिलेबस के लिए हमारी पूरी बाहुबली टीम अब तैयार हो गई है। अंशुल सर के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ अंशुल सर, हम लोग सब काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अंशुल सर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर्स ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं इंडिया के अलग अलग कोने से। तो जहां मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, वो ये है सर कि हमारा अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है वो होनी बाकी है, लेकिन वो चैनल हम लोगों ने यहां से डेवलप करके आपके पब्लिक डोमेन में रख दिया है, जहां पर आपको सिर्फ ग्रुप 2 के फैकल्टीज पढ़ाएंगे। जी हाँ, वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे, ग्रुप 1 वाले भी ग्रुप 2 वाले भी। इसलिए जिनको सिर्फ ग्रुप 2 की क्लासेस लेनी है तो उनके लिए हमारे पास में अब अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 बोल के एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च कर दिया है हमारे अंशुल सर ने, हमारी पूरी टीम ने। और जिसमें मैं आपको बता देता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वाति मैडम, ईशान सर, राइट, अपने बत्रा सर, खुशबू मैडम, और ये हूं मैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने जितने भी फैकल्टीज हैं, ये सारे फैकल्टीज आप सबको मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के चैनल पे, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के चैनल पे जो अनअकैडमी का है, जहां पे आप सब लोगों को सिर्फ डेडिकेटेडली ग्रुप 2 के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही बता देता हूं कि वो पहले चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सब लोगों को हम लोग थर्सडे से वहां पे रेगुलरली मिलते रहें, राइट। चलिए, तो फिर से करता हूं आप सब लोगों का एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत। और आ जाते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप आप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे घर से। सुशील कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सुशील गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सुशील आपका। चलिए, क्या आप सब लोग मुझे लाइव चैट में लिख के बताइए जरा कि आप सब लोगों ने घर पे रिवीजन किया कि नहीं किया। शिवांगी प्रिया हेलो सर, गुड मॉर्निंग। रंजना गुड मॉर्निंग। सुशांत कह रहे हैं नमस्ते, मैं नया हूं। चलिए कोई बात नहीं है सुशांत, आप नए हो तो भी कोई बात नहीं है, बस आप सब लोग हमसे जुड़ जाइए। कोई नया पुराना में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आप सब लोग जितने भी कंटेंट हैं उन कंटेंट को देखते रहें और उनसे अपना नॉलेज जो है वो एनहांस करते रहें सर, ठीक है। तो क्या हम आज की शुरुआत कर दें सर? आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत कर दें सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर अपने डिविडेंड के प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के फर्दर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ, तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी सर डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड एडजस्टमेंट के बारे में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी थी। वो क्या थी सर? सर डिविडेंड प्री एक्विजिशन कब होता है और डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन कब होता है, बताइए। डिविडेंड कब प्री एक्विजिशन होता है सर? यस, आज एक बार फटाफट पूरा रिवाइज कर देंगे। यस सिमरन, बिल्कुल बिल्कुल पूरा रिवाइज करने ही वाले हैं हम लोग। इसीलिए तो मुझे पता है ना कि तुम लोग रिवीजन नहीं करके आए हो, मुझे ये तो पहले से पता था, इसीलिए तो मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं एक बार फटाफट से। एक होता है सर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, सर एक क्या होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और दूसरा क्या होता है सर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है ना। तो सर ये प्री और पोस्ट क्या क्या होता है सर? ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या क्या होता है, ये हमने
लास्ट क्लास में सीखा था, लेकिन घर से तो कोई रिवाइज करके आया नहीं है, इसलिए हमें आज फिर से इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको याद आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमने लास्ट क्लास में इन दोनों के बारे में क्या सीखा था, राइट? नहीं सर, पहले बैक का रिवीजन शॉर्ट में, जब कंपनी प्री प्रॉफिट, हाँ चलिए, तब तक आप लोग जिन जिन लोगों को पता है वो बताएं तो सही एटलीस्ट मुझे कि सर ये प्री और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो आप बता रहे हो, इसमें ये प्री और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो आप बता रहे हो, इसमें इनका मीनिंग क्या होता है? जितना भी आपको आता है आप मुझे बता सकते हैं। स्वप्निल कहते हैं जब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड देते हैं तो उसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहते हैं। वेरी गुड स्वप्निल, जब कंपनी प्री प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यस, करेक्ट आंसर, एकदम सही कहा आप लोगों ने कि सर जब कंपनी प्री प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, जब कंपनी प्री प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तब ऐसे डिविडेंड को हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहते हैं, राइट? व्हेन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, सिंपल सी बात है सर, आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। समझ गए आप सब लोग? जी हाँ सर, एकदम सही कहा आपने। और कॉन्ट्रैरी टू इट, जब डिविडेंड हमारा व्हेन डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, है ना, जब डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? अच्छा सर, फिर बाद में बताइए कि जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी गुड, आप सब लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अगर कंपनी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में से डिविडेंड देता है तब पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है। सर पूरा कंसोलिडेशन का शॉर्ट में रिवीजन बोल रही हूं मैं सर। अच्छा, पूरे कंसोलिडेशन का रिवीजन करा देंगे सिमरन, वो भी करा देंगे, पूरे कंसोलिडेशन का रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है ना, पूरे कंसोलिडेशन का रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बारे में हम बात कर रहे थे कल हमारे लास्ट सेशन में कि सर जहां पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड की बात होती है ना सर, वो हमारी इनकम नहीं होता, वो हमारी सर इनकम नहीं होता है सर। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज नॉट आवर इनकम। तो सर फिर ये क्या होता है सर? सर ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है। क्या होता है सर ये? सर दिस इज योर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। याद आया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13? हाँ, क्या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद आया कि नहीं आया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ऐसा ही पढ़ते थे ना हम लोग कि जो डिविडेंड हमें मिलता है ना, जो डिविडेंड हमें मिलता है, यदि वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है सर तो वो इनकम नहीं है सर, वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। वो क्या है सर? रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। ठीक है सिमरन, उसके लिए हमें बिल्कुल लेना पड़ेगा एक सेशन, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पूरे कंसोलिडेशन के रिवीजन के लिए हम लोगों को एक सेपरेट सेशन लेना पड़ेगा जहां पे मैं आपको एक सेशन में ही पूरे कंसोलिडेशन का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आपकी विश ग्रांटेड। लेकिन 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 अभी के सेशन में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा सिमरन, है ना। अभी के सेशन में नहीं हो पाएगा क्योंकि इट टेक्स टाइम टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसोलिडेशन। आप खुद देख रहे होंगे कि हमारा ये चैप्टर कितना लेंथी है और मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार क्या करें, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने प्रीवियस वीडियो देख लें सिमरन। अदरवाइज हम लोग एक लास्ट में क्या करेंगे, कंसोलिडेशन का फुल फ्लैज रिवीजन का सेशन यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे अनाउंस करेंगे, जहां पे आपको आना है और एक ही सेशन के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात कि सर इनकम क्यों नहीं होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपकी इनकम क्यों नहीं होता है सर, ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों होता है? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो आपकी इनकम क्यों नहीं होता, रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों होता है? तो देखो सीधी बात है, जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप थे ही नहीं उस कंपनी में,
है ना, जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप कंपनी में थे ही नहीं, जैसे आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा वाला सर, ये वाला फाइनेंशियल ईयर है सर, राइट, और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी में आप नहीं थे। अब देखो इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड जो है सर वो आपको मिल गया लेट से 1 अगस्त को। 1 अगस्त को कंपनी की एजीएम हुई और ये डिविडेंड आपको मिल गया। मान लो आपने भी शेयर इसी दिन एक्वायर किए, ठीक है ना, जस्ट आपने शेयर्स एक्वायर किए और आप कंपनी के एजीएम में चले गए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि पहले आपका मेंबर्स रजिस्टर में नाम अपडेट होगा एंड देन फिर आपको निमंत्रण भेजा जाएगा। तो समझो कि आपने नेक्स्ट ईयर में कभी भी शेयर एक्वायर किए हैं और 1 अगस्त को आपने क्या कर लिया सर, 1 अगस्त को कंपनी की एजीएम हो गई सर। तो सर बताना, यहां पे बताना आप मेरी बात जो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए शेयर एक्वायर आपने कब किया सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है सर, ये मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, दिस इज माई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और सर ये मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है सर, दिस इज माई करंट फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट, ये मेरा आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो बताइए जरा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, दोनों फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है ना। लेट्स से कि ये आपका 2018-19 है, राइट, और ये आपका 2019-20 है सर। तो सर 18-19 का डिविडेंड, 18-19 पूरे फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड, ये देखिए आपको मिल जाएगा यहां पर, आपको मिल जाएगा सर यहां पर, कहां पे मिल जाएगा, 1 अगस्त को मिल जाएगा। लेकिन सर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो इसके शेयर होल्डर थे ही नहीं ना, आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो इस कंपनी के शेयर होल्डर थे ही नहीं, तो इस डिविडेंड पे आपका अधिकार भी नहीं होना चाहिए। यही लॉजिक्स तो यही कहते हैं ना सर। हाँ, शिवम कहते हैं 15 अगस्त को रिलायंस की वर्चुअल एजीएम है, आपके पास इनविटेशन आया, बहुत ही बढ़िया बात है शिवम, बहुत बढ़िया है। आपको जाना है उस एजीएम में, वर्चुअल एजीएम में आपको अटेंड करनी है, आपको सीखने को भी मिलेगा कि देखो एजीएम में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा था सर कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है ना सर, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं थे, बराबर। और जब आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं थे तो लेट्स से ये डील किस किस के बीच में हुई है, आपने जिनसे भी शेयर लिए हैं, लेट्स से कि आपने जिनसे भी शेयर लिए हैं, ओके, 100% शेयर ले लिए आपने। क्या ले लिए सर, आपने 100% शेयर्स ले लिए। पहले ये शेयर्स किसके पास थे, लेट्स से कि ये पहले शेयर थे मिस्टर शिवम के पास में, ओके, मिस्टर शिवम के पास में इस कंपनी के पहले ये 100% शेयर थे, ओके। और अभी जो देखिए मिस्टर सुशील जो हैं ना, उन्होंने ये शेयर्स परचेज कर लिए शिवम से। सो हु वाज द प्रीवियस ओनर, पहला ओनर कौन था सर, तो सर है मिस्टर शिवम, पहले ओनर मिस्टर शिवम थे सर, ओके। अभी करंट ओनर कौन है, मिस्टर सुशील। तो मिस्टर सुशील ने शिवम से परचेज कर लिए, क्या कर लिए, सारे कंपनी के शेयर्स, और बन गया मालिक। कंपनी का मालिक कौन बन गया अब, मिस्टर सुशील, क्योंकि इसके पास में 100% शेयर्स आ गए। अब सुनना कि जब मिस्टर सुशील को सेल करेंगे, आपको मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, बहुत ही सिंपल सी बात कहता हूं यहां पर। लेट्स से कि ये जो 100% शेयर्स हैं, इनका डिनोमिनेशन क्या है सर, ये सर 10 रुपये वाला एक शेयर है और 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सर 1 लाख रुपए हो गए सर। कितने हो गए सर, 1 लाख रुपए। ये मिस्टर शिवम ने इनको इतने में परचेज किया था, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मिस्टर शिवम ने ये जो शेयर्स हैं सर 10 रुपये में परचेज किए थे, 10,000 शेयर्स हैं और टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर, 1 लाख हो गई। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है, क्या इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आती है? तो अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो देखो मैं आपको इस स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। ये शिवम के पास में, मिस्टर शिवम के पास में ये पोजीशन थी सर पहले। नाउ सुशील ने अप्रोच किया शिवम को कि भाई ये शेयर मुझे बेच दो, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि आप ये शेयर कितने में बेचेंगे। तो आपका कहना क्या होगा सर, सब लोग इसका आंसर दीजिए। ये 1 लाख शेयर हैं, राइट, सॉरी 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले शेयर्स हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं ना सर, ये मिस्टर शिवम सुशील को कितने रुपए में बेचेगा। ऑब्वियस सी बात है सर कि यहां पर
जो भी शेयर्स बेचे जाएंगे ना सर, यहाँ पे सर जो भी शेयर्स बेचे जाएंगे वो सारे के सारे शेयर्स जो होंगे, वो सारे के सारे शेयर जो होंगे एटलीस्ट 10 रुपए में तो बेचे जाने चाहिए, नहीं तो सर लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये सुशील जो है शिवम से जब परचेज करेंगे तो शिवम जो सेल प्राइस कोट करेंगे ना, इन शेयर्स की जो सेल प्राइस कोट करेंगे वो डेफिनेटली सर 1 लाख प्लस होगी। क्या होगी सर? वो 1 लाख प्लस। अभी प्लस कितना होगा उससे अपने को कोई रिलेशन नहीं है, बट बेयर मिनिमम 1 लाख, इतना तो समझ में आता है ना हम सबको। बेयर मिनिमम 1 लाख रुपए तो मैं चाहूंगा ना कि मैं सुशील को जब भी मेरे शेयर्स बेचूं तो मैं एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो मैं उससे चार्ज करूं। उसके ऊपर मार्जिन ऐड करना वो तो चलो ठीक। सर इस कंपनी का नाम है सर एबीसी लिमिटेड। ओके, तो ये जो कंपनी है ना सर, एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है, एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है, वापस कनेक्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है आपका वो आ गया मेरे पास सर्कल बनाया हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर एबीसी लिमिटेड के इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बताऊंगा, आपकी सेलिंग प्राइस देखना किस प्रकार से चेंज होगी। एबीसी लिमिटेड अभी सबके पास में वापस रिकनेक्शन हो चुका होगा, देखो ध्यान से देखो। एबीसी लिमिटेड अपने शेयर कैपिटल पे 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है एजीएम के अंदर। आपको ये बात पता है सर, आपको ये बात पता है कि आने वाली एजीएम में 10% डिविडेंड जो है ना सर, आने वाली एजीएम में 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड जो कि डिक्लेयर हो चुका है, जो कि क्या हो चुका है सर? डिक्लेयर हो चुका है। किसके द्वारा सर? एबीसी लिमिटेड के द्वारा। लेकिन अभी ये एजीएम में मिलेगा। ये अब आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन तो पता ही है कि 31 मार्च को प्रपोज डिविडेंड का नोट तो बनता ही है ना, भले ही उसकी अकाउंटिंग ना हो, लेकिन बैलेंस शीट में उसका नोट बनता है कि सर ये जो डिविडेंड है, इतना इतना डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना है, इतना इतना डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना है। कुछ नहीं दिख रहा है अभी भी, रिफ्रेश, आई थिंक यू हैव टू रिफ्रेश। अभी तो सारा वीडियो अभी चालू है, देखो जरा। तो मुझे प्रोपोज्ड डिविडेंड के बारे में पता है माय डियर फ्रेंड्स कि प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो जब अपने को प्रोपोज्ड डिविडेंड के बारे में पता है कि प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना होने वाला है, आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम है, सिंस आप 1 अगस्त तक इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहने वाले। ये जो मिस्टर शिवम है ना, ये मिस्टर शिवम जो है ये 1 अगस्त तक कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, ये पहले ही बेच देंगे, है ना। मान लीजिए किसी भी दिन बेच दिया, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या उसी दिन एजीएम होने के पहले मैंने मेरे शेयर्स बेच दिए। लेट अस अज्यूम कि डिविडेंड मिलने की तारीख के पहले पहले या वो रिकॉर्ड डेट आने के पहले पहले मैंने ये सारे के सारे शेयर्स क्या किए सर? मैंने ये सारे शेयर्स बेच दिए। किसे बेच दिए सर? मैंने सुशील को बेच दिए। अब एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि कितना प्राइस चार्ज करेंगे आप? एटलीस्ट कितना प्राइस चार्ज करेंगे इस बार? बताओ जरा, बताओ। आई वॉन्ट आंसर फॉर दिस कॉन्सेप्ट। आप सब लोग मुझे बताएंगे कि सर ये आपका सेलिंग जो होगा ना, सेलिंग कितने पर होगा, सेलिंग प्राइस जो है ना सर हमारा, वो कितना होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बताइएगा इसके बारे में आप सब लोग। ये कितने में आप सेल करेंगे, एटलीस्ट कितना प्राइस चार्ज करेंगे आप सुशील से, है ना। कंसिडरिंग दिस सिनारियो कि कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कंपनी ने 10% डिविडेंड जो है सर डिक्लेयर करना है। इस सिनारियो को कंसिडर करते हुए आप बताइए सर कि कितना रुपया चार्ज करेंगे। चलिए अब मेरे पास में आने लग गया है, अब मेरे पास में आने लग गए हैं आंसर सर। फेस वैल्यू प्लस डिविडेंड अप टू अगस्त। एग्जैक्टली। तो देखो, समझो मेरी बात आप लोग, देखना यहां पे देखो क्या हो रहा है सर। ये जो सुशील लिमिटेड है ना सर, ये सॉरी सुशील जो है, जो इन्वेस्टर हैं, जो शिवम से शेयर परचेज करने वाले हैं, तो शिवम क्या करेगा? बोलेगा देखो 1 लाख रुपए तो मेरे को लेने ही लेने हैं, 1 लाख रुपए तो मेरे को लेने ही लेने हैं, प्लस क्या होगा सर? सर प्लस क्या किया जाएगा यहां पर? प्लस किया जाएगा 10% डिविडेंड, क्योंकि मुझे सीधा पता है कि ये डिविडेंड अब मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं शेयर सुशील को ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये डिविडेंड किसको मिल जाएगा सर? सुशील को मिल जाएगा। तो ये 10,000 रुपए मैंने जोड़ दिए, ये 10,000 रुपए मैंने जोड़ दिए, और मैंने सर सेलिंग प्राइस क्या बना दी सर? एटलीस्ट 1 लाख प्लस 10,000, दैट मीन्स 1,10,000। इतना तो मैं लूंगा ही लूंगा उससे। इसके ऊपर
और भी मेरे को प्राइस में गेम ओपन करना है तो मैं 1,10,000 के ऊपर जितना भी बेचूंगा वो अपनी मर्जी रहेगी, समझ रहे हो ना। हमारी दोनों की पर्सनल मिली भगत रहेगी, उसके बेसिस पर पर्सनल डिमांड सप्लाई के रूल पर हम लोग इस प्राइस को आगे या नीचे, ऊपर या नीचे करेंगे। लेकिन आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे सर कि सर बेयर मिनिमम 1 लाख प्लस 10,000, बेयर मिनिमम क्या हो जाएगा सर 1 लाख प्लस 10,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज बताएं आप मुझे कि ये जो डिविडेंड है ना सर, ये 1 लाख में अपने लोग 10,000 क्यों जोड़े हैं? ये 1 लाख में हम लोग 10,000 क्यों जोड़े हैं? क्योंकि सर ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमें नहीं मिलेगी। हमको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमने हमारे शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए सर? अब हमने हमारे शेयर सुशील को ट्रांसफर कर दिए। तो मैं सुशील को क्या कहूंगा, एक काम करो सुशील, 10,000 रुपए तुम मुझे दे दो और तुमको कंपनी से मिल जाएंगे, बात बराबर। 10,000 रुपए तुम मुझे दे दो और तुमको कहां से मिल जाएंगे? तुमको कंपनी से मिल जाएंगे। तो अपना दोनों का हिसाब बराबर किताब। मतलब क्या होगा बेसिकली कि मुझे तो ये 10,000 रुपए मिलने हैं क्योंकि मैं तो एंटाइटल्ड हूं। पिछली बार मैंने पूरी मेहनत से इस कंपनी का मैं शेयर होल्डर रहा हूं, मैंने पूरा पैसा मेरा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है पिछली बार पूरे समय के लिए। तो पिछली बार जब मैं पूरे समय के लिए इस कंपनी का इन्वेस्टर था तो इसके डिविडेंड पर अधिकार मेरा है। सुशील देखो ये डिविडेंड तो मेरा है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें शेयर बेच देता हूं, आने वाली एजीएम के अंदर डिविडेंड तुम्हें मिल जाएगा और वो डिविडेंड का अमाउंट मैं तुमसे चार्ज कर लेता हूं। क्या बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताइए आप सब लोग, ऐसा होता ना, लॉजिकल है कि नहीं? ये चीज सेंस बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है ये कि मैं उससे 1,10,000 चार्ज करूंगा। तो देखना जरा आपके सामने, अब मैं 2 साइड कर देता हूं यहां पर। और वो 2 साइड क्या है सर? एक तो है सर बुक्स ऑफ सुशील, एक तो है आपके सामने सर बुक्स ऑफ सुशील और एक आपके सामने है सर बुक्स ऑफ शिवम। तो सर शिवम कौन है सर? शिवम तो सेलर है, बेचने वाला, शेयर बेच रहा है ये अपना। किसको बेच रहा है सर? सुशील को बेच रहा है, परचेज कर रहा है। सुशील क्या कर रहा है सर? परचेजर है, वो परचेज कर रहा है, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं हम लोग, है ना। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं तो देखना, लेट्स से कि हम लोगों ने 1 लाख की कॉस्ट को बेयर मिनिमम मान के चला है। हम लोग 1 लाख की कॉस्ट को मान रहे हैं, हमको और ऊपर के कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो शिवम ने सेल किया सर, तो बताइए शिवम के पास में एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट। सिर्फ समझना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप अपना आंसर क्वेश्चन जो है मुझे यहां पर लिखकर बता सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू, मेरे पास जो शेयर्स थे वो मेरे इन्वेस्टमेंट थे तो मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट बेच दिए सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अगर ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट थे तो मैं इनको अगर 1 लाख में बेचता, मैं इनको अगर 1 लाख में बेचता, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, तो मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता सर। लेकिन सिंस मैं 1 लाख नहीं सर, बल्कि मैं कितने में बेच रहा हूं? 1,10,000 में बेच रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्यों मैं 1,10,000 में बेच रहा हूं? समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? क्यों 1,10,000 रुपए में मैं इन शेयर्स को बेच रहा हूं? क्या ये बात आपको समझ में आती है? सर इसलिए आप 1,10,000 में इसे बेच रहे हैं क्योंकि आपने 10,000 तक का डिविडेंड कमा लिया था। आपने 10,000 तक का डिविडेंड जो है सर कमा लिया था। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो ऐसी कंडीशन में सर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में मैं सर 1 लाख प्लस 10,000 यानी इतना पैसा लूंगा उससे, तो 1,10,000 लूंगा तो मेरा सर 10,000 क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ गया। 10,000 क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ गया। बताइए अब मैं इसे क्या लिखूं? अब मैं इसे क्या लिखूं सर? 10,000 को मैं क्या लिखूं? जो मुझे 10,000 एक्स्ट्रा मिले उसे मैं क्या लिखूं? मैं इसे कहूंगा सर प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये चला जाएगा किधर सर? P&L अकाउंट में चला जाएगा। ये चला जाएगा आपका सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सर अगर मुझे डिविडेंड मिलता ना, और सर अगर मुझे डिविडेंड मिलता, मान लो मैं ही ओनर रहता, मैंने सेल ना किया होता, है ना, मैंने सेल ना किया होता, तो सर मेरी एंट्री कुछ इस प्रकार से होती। देखना जरा आप लोग, मेरी एंट्री कुछ इस प्रकार से होती, मुझे डिविडेंड मिलता सर। अगर मैंने सेल नहीं किया होता ना तो मैं डिविडेंड लेता, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिविडेंड इनकम मैं ऐसे एंट्री करता सर, बोलो हाँ कि ना। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल लॉजिक्स है इनके, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। कितना डिविडेंड मिला सर? 10,000 का डिविडेंड मिला सर। कितना डिविडेंड मिला सर? 10,000 का डिविडेंड मिला। ठीक है, चलिए फिर मैं सर डिविडेंड को क्या करता सर, मैं इस डिविडेंड को P&L में ट्रांसफर कर देता। मैं एंट्री करता सर डिविडेंड इनकम डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? और ऐसा करता मैं तो सर क्या होता, अगर मैं सर ऐसा करता तो क्या होता, मेरे प्रॉफिट लॉस में 10,000 रुपए अगर मैं इन शेयर को रखता तो भी जा रहा है, मेरे प्रॉफिट लॉस में मैं इनको नहीं रख रहा हूं तो सॉरी तो भी जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि मैं मेरी डिविडेंड की इनकम जो है वो उससे किससे चार्ज कर रहा हूं सर? सुशील से। मैं तो शिवम हूं और मैं शिवम हूं तो मैं डिविडेंड की इनकम सुशील से चार्ज कर रहा हूं। क्या ये बात बताइए आपको समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? हाँ सर, फिर डिविडेंड इंक्लूसिव को P&L में ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल। तो देखो मैंने अगर बेच दिया, आप भी अगर शिवम की जगह होते तो शायद ऐसा ही करते। और यहां पे मैंने बेयर मिनिमम प्राइसिंग रखी है, 1 लाख के ऊपर जितना भी आप चार्ज करेंगे वो आपका प्रॉफिट है। 1 लाख के ऊपर आप जितना भी चार्ज करेंगे वो आपका प्रॉफिट है। तो बेयर मिनिमम आप 10,000 तो चार्ज करेंगे क्योंकि आपकी डिविडेंड की इनकम का नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर आप दोनों की सहमति, उसके ऊपर परचेजर और सेलर की सहमति पर यह ट्रांजैक्शन जो है सर रूट होगा। क्या यह बात मैं आपको बता पाने में सफल हुआ क्या माय डियर फ्रेंड्स? क्या आपके दिमाग में यह बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई हमको। आप सब लोग यस यस करके लिख रहे हैं। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई। तो सर एक बात बताइए, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने शिवम की बुक्स में मुझे समझाया है, क्या वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप हमें परचेजर दैट इज सुशील की बुक्स में समझा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझा सकते हैं। सुशील की बुक्स में भी मैं आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना वो समझा सकता हूं। तो सर सुशील की बुक्स में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सुनिएगा जरा। सुशील ने सर शेयर्स खरीद लिए, सुशील करेगा एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सुशील एंट्री क्या करेगा सर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने तो सर 1,10,000 रुपए दिए हैं सर, तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट 1,10,000 के हुए ना, क्योंकि मैं तो इन्हें इतने पे ही रिकॉर्ड करूंगा। भाई मैंने तो 1,10,000 दिए, तो मैंने जितना पैसा भरा है इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने के लिए मुझे उतने से ही एंट्री करनी पड़ेगी। और बिल्कुल सही भी है सर, बिल्कुल सही भी है। ये एंट्री 1,10,000 से ही होगी। कब होगी सर? ये होगी सर डेट ऑफ परचेज वाले दिन, जिस दिन आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदे। समझ में आया आपको? ये वाली एंट्री समझ में आई आप सब लोगों को बताओ? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। 1,10,000 से ये एंट्री होगी। तो चलो मैं अब आपको आगे ले चलता हूं। कहां पे आगे ले चलते हो सर? मैं अब आपको ले चलता हूं परचेज की डेट से आगे और एजीएम की डेट पर। समझ रहे हो? एजीएम की डेट पे ले चलता हूं। एजीएम देखो वैसे ही हुई। एजीएम के अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ना, वो डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को क्या किया? प्रपोजल दिया। अभी शेयर होल्डर कौन बन गया सर? अभी बन गया शेयर होल्डर हमारा सुशील। सुशील जो है वो बन गया सर शेयर होल्डर। अब सर सुशील जो शेयर होल्डर अब बन गया है हमारा, तो एजीएम में वो बैठेगा, है ना? एजीएम में चाय नाश्ता वही करने वाला है। हमारा तो अधिकार गया, दैट मीन शिवम तो अब नहीं जा सकता। तो सर जब सुशील जाएगा एजीएम के अंदर, बढ़िया एकदम चाय नाश्ता समोसा सब कुछ खा पी के आएगा, प्लस इसको डिविडेंड भी प्रपोज किया गया 10%, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि कंपनी 10% डिविडेंड प्रपोज करने वाला है। हमको पता था सर कि 10% डिविडेंड तो प्रपोज होने वाला है। तो एजीएम में गया, ये अच्छी खबर लेके आया कि 10% डिविडेंड जो है वो मिलेगा। 10% डिविडेंड जो है ना सर वो मिलेगा। कहां से मिलेगा सर? हमें कंपनी से मिलेगा। ठीक है, तो सुशील खुश हो गया, घर पे आ गया और देखा अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए थे। बैंक अकाउंट में क्या आ गए थे सर? 10,000 रुपए आ गए थे। अच्छा सर, किस बात के आ गए थे? पता नहीं सर, बैंक अकाउंट में कुछ डेबिट हुआ है। मतलब डेबिट होने का मतलब
वैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और आपके बैंक अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेबिट करना है उसको, है ना। यानी आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो गई सर। कितने रुपए की हो गई वृद्धि सर? 10,000 रुपए की। बैंक स्टेटमेंट चेक किया ना सर, तो उसमें 10,000 रुपए जो है ना वो आ गए थे। अब ये सुशील जो है सोच रहा है कि अब इस बैंक अकाउंट डेबिट मुझे क्या मिला? सुशील कह रहा है सर मुझे डिविडेंड मिला है सर। मुझे क्या मिला है सर? डिविडेंड मिला है। कितने का मिला है सर? 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला है सर, है ना। सुशील कह रहा है मुझे डिविडेंड 10,000 रुपए का मिला है। अब एक बात बताओ आप सब लोग, ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री, दोनों एंट्री को एकदम ध्यान से समझो। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो 1,10,000 रुपए दिए हैं, दैट इज नॉट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड। आप इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड का पैसा ऑलरेडी देकर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप इन्वेस्टमेंट का और डिविडेंड का पैसा ऑलरेडी देकर आए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आप इन्वेस्टमेंट का पैसा और सर डिविडेंड का पैसा ऑलरेडी देकर आए हैं। कितना पैसा देके आए हैं सर? 1,00,000 प्लस 10,000। उसी में से 10,000 रुपए कंपनी ने आपको दे दिए। दैट इज योर इनकम, ठीक है। अब आप इसे इनकम कहेंगे क्या? आपसे मैं एमसीक्यू पूछता हूं। ये एमसीक्यू में आपसे क्या पूछ रहा हूं कि ये डिविडेंड आपके लिए बेसिकली क्या है? व्हाट इज दिस डिविडेंड? ये सर आपके लिए इनकम है या सर रिकवरी ऑफ कॉस्ट है? आप बताइए जरा, ये आपके लिए इनकम है सर या फिर रिकवरी ऑफ कॉस्ट है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बताइए आप सब लोग मुझे कि ये सर आप लोगों के लिए डिविडेंड है या फिर रिकवरी ऑफ कॉस्ट है? सब लोग कह रहे हैं सर ये सर हमारा डिविडेंड नहीं है सर, ये सर हमारा डिविडेंड नहीं है। सिमरन ने कहा है बी, एवरीबडी इज सेइंग बी, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं, सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं क्योंकि आपके सामने मैंने डील को एकदम अनफोल्ड करके रख दिया है। ये देखो, ये डील हुई है हमारे बीच में, ये मैंने आपके सामने एज इट इज प्रेजेंट कर दी। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसे सब्जेक्ट का ज्ञान हो चाहे ना हो, वो ऐसा ही सोचेगा। बोलो हाँ कि ना? ऐसा ही सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अरे सीधी बात है, जिस चीज के लिए मैं ज्यादा पैसे देके आया हूं, अगर वो चीज मुझे रिकवर हो रही है तो मैं उसे इनकम कैसे बना लूं भाई? वो तो मेरी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। दैट मीन्स माई नेट एक्विजिशन प्राइस इज 1 लाख। वो इन्वेस्टमेंट खरीदने की प्राइस मेरी अल्टीमेटली कितनी हुई सर? 1,00,000 रुपए हुई। बोलो हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? तो सर अब मैं क्या करूंगा? ये जो डिविडेंड आया है ना सर, ये जो डिविडेंड आया है, इस डिविडेंड को मैं क्या कर दूंगा सर? इस डिविडेंड को मैं क्या कर दूंगा? सुनिएगा जरा, मैं इस डिविडेंड को, ये डिविडेंड जो है ना सर, इस डिविडेंड को मैं डेबिट कर दूंगा यहां से और इसे मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। मैं इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। इससे क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट का मैं लेजर बनाऊंगा सर, उस लेजर में क्या होगा सर? बेसिकली इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है ना अपने आप ही 1,00,000 रुपए हो जाएगी। सर यहां भी कंफ्यूज स्माइल है, क्या है सिमरन? यहां पे कोई कंफ्यूजन है तुमको? यहां पे कोई कंफ्यूजन है तुमको? देखो सर, अब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने डेबिट साइड में एंट्री डाल दी सर, कितने से? टू बैंक 1,10,000। 1,10,000 याद करो अपना आईपीसीसी में या सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप में जो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, वहां पे क्या होता है सर? हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ने को मिलता है। वहां पे हम लोग लिखते हैं सर, बाकायदा ऐसा ही लिखते हैं कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिले ना तो उसे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिड्यूस कर देना, उसे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या कर देना सर? रिड्यूस। अब देखना इसका बैलेंस क्या निकलेगा सर? इस अकाउंट का, इस अकाउंट का सर बैलेंस 1,00,000 रुपए निकलेगा सर, जो कि एकदम सही है। बोलो हाँ कि ना? बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना सर, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसका बैलेंस सर अब 1,00,000 रुपए निकलेगा। बिकॉज ये जो 1,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था सर ओपनिंग,
उसमें से आपको रिकवरी हो गई सर 10,000 की। ऐसा ही आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में करते थे और ये उसके पीछे लॉजिक है कि सर हम उस चीज को रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों कहते हैं, हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड को रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी चार्जेबिलिटी जो है ना वो आप पे करके आए हैं। समझे आप सब लोग? प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम लोग सर रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सर कहीं ना कहीं उसकी चार्जेबिलिटी जो है सर पे कर कर आए हैं, इसलिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है सर वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट कहलाता है। आर वी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई हाँ कि ना। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें ये बात समझ में आ गई। श्रेया तुमको ये बात समझ में आ गई? गुड़िया, नीलम, प्रियांशी, मयंक, सुशील, सिमरन, सब लोग जितने भी लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो डेली हमसे मिलते हैं, सब लोगों से मेरा ये पूछना है कि क्या आप सब लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने आपको आज ये लॉजिक भी बता दिया सर कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों होता है। एक तो सर तरीका है कि सर प्री एक्विजिशन जो डिविडेंड है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है, तो ठीक है हम उसको मान लेंगे सर रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है, आप बता दीजिए क्या अकाउंटिंग करनी है वो कर लेंगे। एक होता है कि क्यों सर रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों माना जाता है उसको, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका प्राइस पे करके आए हैं और वही प्राइस आपको जब रिकवर होता है तो वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट कहलाता है। आर वी क्लियर अबाउट दैट सर? यस सर, सब यहाँ पे बड़े बड़े थम्स अप दे रहे हैं, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में सब लोग चिंतित रहते हैं सर, तो हम चिंतित नहीं हैं, हमें तो सर ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। सर व्हाट अबाउट पोस्ट एक्विजिशन? अब देखो उसके बाद में जब आपने शेयर खरीद लिए तो आप ही तो मालिक हो गए ना, तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा क्या होगी आपकी? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो है सर वो हमेशा आपका इनकम ही होगा, और वो सर कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो होगा ना सर वो आपका हमेशा इनकम होगा और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सर जी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिविडेंड एडजस्टमेंट, जहां पे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब देखो सर होल्डिंग सब्सिडरी में आओ आप लोग, ठीक है ना। होल्डिंग सब्सिडरी की बात करते हैं सर कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया है, ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी ने, अच्छा ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा प्री एक्विजिशन है कौन सा पोस्ट है? तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन नहीं करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन नहीं करते सर कि इन्वेस्टर ने कब शेयर खरीदे, ठीक है ना, लेकिन हां ये फंक्शन कैसे करते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू तो सेम ही है ना भाई, कंपनी ने शेयर लेने के पहले वाले अगर प्रॉफिट से, शेयर लेने के पहले वाले प्रॉफिट से यदि कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो प्री एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा सर? प्री एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज। लेकिन कंपनी ने डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट्स के डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट्स को यूज किया है तो सर वो क्या कहलाएगा सर? पोस्ट एक्विजिशन। इररेस्पेक्टिव आपने कब शेयर एक्वायर किए कब नहीं किए, आपके हिसाब से क्या प्री बनता है, आपके हिसाब से क्या पोस्ट बनता है, नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा सर? इट इज द कंपनी हु डिसाइड दैट द कंपनी इज पेइंग डिविडेंड आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और नॉट, और द कंपनी इज पेइंग डिविडेंड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और नॉट। यहां पे कहते हैं सिमरन कह रहे बहुत बहुत थैंक्स आपका सर कि आपने हमें एकदम रूट से समझा दिया ताकि अब ट्री तूफान में भी नहीं गिरेगा। हाँ सिमरन बिल्कुल, पढ़ाई तो ऐसे ही करनी चाहिए तभी तो मजा आएगा ना, है ना। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आपके रूट्स मजबूत हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है ना सर, तो वो आगे हमारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत देती है, ठीक है। तो आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू, ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो सुनिएगा जरा। सर व्हाट अबाउट दी होल्डिंग एंड सब्सिडरीज? होल्डिंग और सब्सिडरीज का क्या करना है सर?
इन डिविडेंड के अंदर। मान लीजिए कि सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया, तो देखिए सब्सिडरी के लिए वो होगा खर्चा। सुनना जरा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सब्सिडरी के लिए क्या होगा सर? वो खर्चा होगा। सब्सिडरी क्या एंट्री करेगा सर? SSPL, दैट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, है ना? सब्सिडरी ये एंट्री करेगा ना, सब्सिडरी ये एंट्री करेगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये एंट्री करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा सर? डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो हाँ कि ना? डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ गए आप सब लोग? मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? सब्सिडरी कंपनी जब जब डिविडेंड पे करेगा तब तब ये एंट्री पास करेगा। ठीक है, वेयर एज होल्डिंग कंपनी क्या एंट्री पास करेगा सर? होल्डिंग कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? यदि उसके लिए डिविडेंड इनकम है तो वो एंट्री पास करेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम सर, है ना? ऐसा ही करेगा ना? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही करेगा। फिर सर क्या होगा? जो डिविडेंड इनकम होगी ना, जो डिविडेंड इनकम होगी, उस डिविडेंड इनकम को हम या तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे यदि वो इनकम होगा तो, या हम उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे अगर वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी तो, है ना? रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इनकम होगी तो सर P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा ही होता ना सर? ऐसा ही करेंगे ना सर? बोलो हाँ कि ना? बोलिए बोलिए, बताइए आप सब लोग मुझे कि सर ऐसा ही करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अब देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी को करते हैं कंसोलिडेशन के दायरे में बंद। जब तक अलग अलग कंपनीज थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक ही कंपनी हो जाएगा तब क्या होगा सर? जब एक ही कंपनी हो जाएगा तब क्या होगा? होल्डिंग और सब्सिडरी का कंक्लूजन क्या निकलेगा सर? तो देखो, वही कंक्लूजन अब मैं आपको सिखाता हूं कि सर इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा। तो देखना, आपका नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। नेट इंपैक्ट जो है सर वो क्या आ रहा है? तो देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है। देखिए, एक तरफ आपका डिविडेंड हो गया खर्चा, एक तरफ आपका डिविडेंड जो है सर खर्चा, दैट मीन्स सब्सिडरी के प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। सब्सिडरी के प्रॉफिट क्या हो गए सर? रिड्यूस हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ सब्सिडरी का बैंक बैलेंस क्या हो गया सर? रिड्यूस हो गया। बोलो हाँ कि ना? सब्सिडरी का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया डिविडेंड देने से और सब्सिडरी का बैंक रिड्यूस हो गया डिविडेंड देने से। ये तो सर जाहिर सी बात है, इसमें तो सर ऐसा हमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन लग ही नहीं रहा, एकदम ही सिंपल है, प्लेन वनीला स्टफ है सर, एकदम प्लेन वनीला स्टफ है। ठीक है, कोई भी फ्लेवर नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज है सर। तो सब्सिडरी का प्रॉफिट कम हो गया और सब्सिडरी के बैंक बैलेंस भी कम हो गए। ऑन द कॉन्ट्ररी, और सेकेंड हैंड की बात करें, सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन की बात करें जो कि होल्डिंग कंपनी के पास आ रहा है सर, ये देखिए होल्डिंग कंपनी के बैंक बैलेंस बढ़ गए हैं सर। होल्डिंग कंपनी के बैंक बैलेंस सर बढ़ गए हैं, राइट? एवरीबडी इज क्लियर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? हाँ सर, होल्डिंग कंपनी के बैंक बैलेंस बढ़ गए हैं। या फिर दूसरी बात क्या बोलूं मैं, होल्डिंग कंपनी का सर प्रॉफिट लॉस भी बढ़ गया। देखो, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी बढ़ गया है। होल्डिंग कंपनी का सर क्या बढ़ गया है सर? प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ गया है। अगर सर ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट हुआ तो क्या हुआ? आपके एसेट गिर गए, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गए सर? गिर गए। बात तो एक ही है ना, डबल एंट्री तो मैच हो रही है। तो सर कंसोलिडेटेड लेवल पर ये सारे ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ होकर क्या हो जाएंगे सर? निल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सिर्फ इतना बताओ मुझे आप सब लोग, ये सारे ट्रांजैक्शन को मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, क्या ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होंगे कि नहीं होंगे सर? बताओ मुझे मेरी बात, आप मेरी बात बताओ। यस सर, नील इंपैक्ट होगा इसमें तो। हाँ बिल्कुल सी बात है, सबको समझ में आता है सर कि इसका तो सर नील इंपैक्ट ही होने वाला है। इसका तो सर क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बैंक कम हुआ, एक बैंक बढ़ गया। ठीक है, क्या फर्क पड़ा? ग्रुप के अंदर तो कोई बैंक ना आया ना गया, ग्रुप के बॉक्स में तो बैंक एक HDFC बैंक में पैसा था, मान लो HDFC का बैंक SBI में चला गया, SBI भी ग्रुप का ही बैंक है, HDFC भी ग्रुप का ही बैंक है। इंटर बैंक ट्रांसफर से कभी बैलेंस बढ़ता है?
चलो सपोज करो आपके मान लो 5 बैंक में अकाउंट है, एक बैंक का पैसा निकाल के दूसरे बैंक में पैसा डालोगे तो आपको क्या फीलिंग आती है? मेरा कैश इंक्रीज हो गया। अरे भाई नहीं, क्योंकि ग्रुप के पास में कोई कैश इंक्रीज नहीं हुआ है। एक जना बोल रहा है डिविडेंड का खर्चा है, दूसरा जना बोल रहा है डिविडेंड की इनकम है, तो सर खर्चा इनकम के साथ में ऑफसेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। इसका मतलब सर ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है। डिविडेंड क्या होता है सर? इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है। जितना ग्रुप में दौड़ेगा ना, ये लेट्स से 100% वाली बात कर रहे थे अपन यहां पर, लेकिन अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिया है तो माइनॉरिटी वाला तो खर्चा होगा, माइनॉरिटी को दिया गया डिविडेंड तो खर्चा होगा, लेकिन होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में जो डिविडेंड एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वो सर कतई खर्चा नहीं हो सकता, वो कतई कोई इनकम नहीं हो सकती। ये बात आप सिर्फ अपने खून में उतार लें। आई होप ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। आई होप ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी माय डियर फ्रेंड्स। बोलो आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर, आपका क्या विचार है? क्या कोई आपको इस पे कोई बात शेयर करनी है, पूछनी है इस पर्टिकुलर चीज पे, या आप सहमत हैं इस बात से कि सर कंसोलिडेटेड लेवल पर डिविडेंड जो है सर नॉक ऑफ होके नील हो जाता है? दिस इज सिंपली इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन सर, दिस इज अ सिंपली इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो कंसोलिडेटेड लेवल पर नील हो जाता है सर, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सर देखो, अब आप हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका एडजस्टमेंट करना सिखाओ ना, क्योंकि इसमें तो सर वो अपने बिग 4 होते हैं, बिग 4 में न जाने कहां कहां डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना? शिवांगी प्रिया, फर्स्ट क्लास में ही इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया था। हाँ शिवांगी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस हमारा उद्देश्य सिर्फ उतना ही है ना? तो देखो, अब मैं आपको कहता हूं फर्स्ट वर्किंग नोट बनता है सर हमारा किस चीज का बनता है बताओ जरा? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। सर फर्स्ट वर्किंग नोट बनता है हमारा सर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। प्रियांशी कह रहे हैं सर वो तो क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। कोई बात नहीं है प्रियांशी, क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, है ना? क्वेश्चन भी कराएंगे। देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या प्री एक्विजिशन नेट एसेट्स लिख देते हैं, प्रॉफिट नहीं पूरा अपने तो लिखते हैं यहाँ पे। पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, टोटल, ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग, है ना? फिर यहाँ पे अपने लोग लिखते हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, है ना? तो यहां पर जो भी कंपनी डिविडेंड देता है, यहां पर जो भी कंपनी डिविडेंड देता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं क्वांटिफाई कर रहा हूं इलस्ट्रेशन को। लेट्स से 1 लाख का हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये लीजिए 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए थे सर, उस दिन ना 60 का तो जनरल रिजर्व था और 40 का आपका P&L था। 60 का जनरल रिजर्व आज भी है, P&L में सर इंक्रीमेंटल आ गया, P&L हो गया सर 80,000 का, P&L सर 80,000 का हो गया। पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट 40,000 रुपए का आ गया सर। पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट जो है ना सर, वो 40,000 का आ गया है, राइट? ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट? तो अब मुझे एक बात बताना, जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर किए उस दिन जो है सर, उस दिन जो है सर इस कंपनी के नेट एसेट्स थे 2 लाख सर। उस दिन इस कंपनी के नेट एसेट्स कितने थे सर? 2 लाख। सर मूवमेंट कितने का हो गया सर? मूवमेंट कितने का हो गया? एक सेकेंड, एक काम करते हैं ना, इसका मूवमेंट जो है ना सर 60,000 का रखते हैं ताकि डिवाइड सही हो जाए, है ना? इसका डिविडेशन जो है ना वो सही हो जाए। और ये ओपनिंग बैलेंस सर मैं 20 लिख देता हूँ, नहीं तो क्या वो पॉइंट्स में आएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा कैलकुलेशन के अंदर। एकदम मुझे प्लेन नंबर चाहिए। तो सर ये हो गया सर 1,80,000, पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट 60,000 हो गया सर। बोलो आपको ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, मैंने चेंज कर दिए नंबर्स को ताकि 60 में सीधा सीधा 12 का डिवाइड लग जाए, इसलिए किया। बाकी 40 में 12 का डिवाइड करते तो थोड़ा पॉइंट आता, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये 1,80,000, ये 1,80,000 इस कंपनी के प्री एक्विजिशन वाले नेट एसेट्स हैं गिवन इन द क्वेश्चन। सर 60,000 इस कंपनी ने पूरे साल में 60,000 रुपीज के जो प्रॉफिट हैं वो सर कमा लिए। 60,000 रुपीज के जो प्रॉफिट हैं इस कंपनी ने पूरे के पूरे पोस्ट एक्विजिशन में कमा लिए हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना,
मेरी बात को अब आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि यहां पर इस फर्स्ट वर्किंग नोट में डिविडेंड का क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्किंग नोट में डिविडेंड का क्या एडजस्टमेंट करते हैं। आपको हमारी अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन वाली क्लास याद है क्या, जहां पे हम लोगों ने अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट सीखे थे? क्या आप सब लोगों को वो याद है या भूल गए सर? क्या आप सब लोगों को वो हमारी अबनॉर्मल लॉस और गेन वाली क्लास याद है सर? यस सर, कुछ कह रहे हैं यस सर, कुछ का पता नहीं सर, है ना सर, पता नहीं कब अबनॉर्मल लॉस गेन पढ़ा था। अरे भाई ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ, अबनॉर्मल लॉस और गेन वाली क्लास सब लोग भूल गए लगता है, कुछ लोगों को छोड़कर सब, किसी का रिप्लाई ही नहीं आ रहा मेरे पास तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को जिन जिन को भी याद है तो एबनॉर्मल लॉस में हम लोग क्या करते थे सर, आपको कुछ याद है तो बताएं, आप मुझे शेयर कीजिए। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था, क्या हुआ करता था वो कॉन्सेप्ट? सर वो कॉन्सेप्ट हुआ करता था यूं कि हम एक बार एबनॉर्मल लॉस और गेन को रिवर्स कर देते थे, है ना, क्वेश्चन से गायब कर देते थे, फिर हम कुछ करते थे टाइम अपॉर्शनमेंट और फिर बाद में उनको वापस ले आते थे। ऐसा ही करते थे क्या? ऐसा ही करते थे ना? अरे यस नो तो बोलो, अब तो याद आया होगा ना इतना बताने से कि हमने पहले अबनॉर्मल लॉस गेन जितने भी क्वेश्चन में होते थे उनको पहले हटा देते थे, रिवर्स कर देते थे, फिर करते थे सर टाइम अपॉर्शनमेंट एंड देन फिर हम अबनॉर्मल लॉस गेन को वापस क्या करते थे, क्वेश्चन में ले आते थे। इस प्रकार से हम लोग वो काम करते थे। वेरी गुड, शिवांगी प्रिया ने कहा है, वेरी गुड। शिवांगी शायद आप तो नए हैं, क्या आपने क्लासेस देख ली थी क्या शिवांगी? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सेम अबनॉर्मल लॉस और गेन के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग इस डिविडेंड एडजस्टमेंट को क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में एडजस्ट करना सीखेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में एडजस्ट करना सीखेंगे। तो देखो सर आपको बताता हूं, ये देखो P&L अकाउंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये है सर P&L अकाउंट, और ये P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सर कितना बताया था आपने सर? 20 बताया। और सर क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया आपने सर? क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया सर? 80। हाँ सर 80 बताया। अच्छा सर, अब क्या हुआ सर, मैंने जितने भी डेबिट्स में अमाउंट लिखने थे वो सारे डेबिट वाले अमाउंट, और मेरे जितने भी क्रेडिट के अमाउंट थे सारे अमाउंट्स का जो नेट टोटल है ना सर, जो नेट टोटल है सर वो कितना निकल रहा है सर? वो निकल रहा है सर 60 का इंक्रीमेंटल 60,000। ऐसे ये 60,000 आया। ये 60,000 कैसे आया सर? सर ये 60,000 ऐसे आया, है ना, ये 60,000 ऐसे आया। वेरी गुड, वेरी गुड, यस शिवम गुप्ता तुमने बिल्कुल सही कहा है। और कॉन्सेप्ट एक बार तुम पकड़ लिए हो ना तो आगे हमेशा बहुत आराम मिलेगा ऐसे कॉन्सेप्ट से। कहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस और गेन सर किसी एक दिन होता था, किसी एक दिन वो अबनॉर्मल लॉस गेन होता था, तो सर टाइम अपॉर्शनमेंट हम पहले कर देते थे, देन अबनॉर्मल लॉस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते थे। बताइए माय डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड भी क्या आप किसी एक दिन देते हो या साल भर देते रहते हो? डिविडेंड क्या आप किसी एक दिन देते हो या साल भर अक्रॉस द ईयर देते रहते हो? बोलिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप सब लोग। क्या डिविडेंड आप सब लोग एक ही दिन देते हैं, किसी पर्टिकुलर दिन देते हैं, या डिविडेंड पूरे साल में चलता रहता है, चलता रहता है? बोलिए, आप बताइए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए आप सब लोग माय डियर फ्रेंड्स, कि ये 60,000 रुपए जो मैंने पूरे साल में कमाए हैं, बताइए जो 60,000 रुपए मैंने पूरे साल में कमाए हैं, हाँ सब कहते हैं सर एक दिन देते हैं, एक दिन देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन देते हैं डिविडेंड, साल भर नहीं देते। कोई तो दिन होगा ना सर डिविडेंड देने का, कोई तो दिन होगा ना सर डिविडेंड देने वाला। बिल्कुल सर, कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन डिविडेंड दिया गया होगा, और वो सर दिन कौन सा है पता नहीं, वो प्रॉफिट कौन से यूज लिए कंपनी ने, प्री वाले यूज लिए, पोस्ट वाले यूज लिए, वी डोंट नो सर। लेकिन वहां तक मैं आपको ले जाऊं उससे पहले सिर्फ आप मुझे इतना बताइएगा जरा, ये 60,000 आफ्टर गिविंग डिविडेंड है कि नहीं, बिफोर गिविंग डिविडेंड है? ये 60,000 के प्रॉफिट सर आफ्टर गिविंग डिविडेंड है या बिफोर गिविंग डिविडेंड है सर? दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। बिफोर गिविंग डिविडेंड है सर, ये सर आफ्टर गिविंग डिविडेंड है सर, या फिर बिफोर गिविंग डिविडेंड है? ये बात आप सब लोग मुझे बताएंगे।
हाँ, सिमरन कह रहे हैं साल भर देगा तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। सही बात है, सारे के सारे फंड्स थोड़ी ना डिविडेंड में बांटने हैं। हाँ, सिर्फ आप मेरे को आंसर बताइए सर, ये 60,000 ए आफ्टर डिविडेंड है या बिफोर डिविडेंड है? अरे कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, कंपनी की ये सारी पोजीशन आप देख रहे हो, कंपनी की ये सारी पोजीशन आप देख रहे हो, कंपनी, अरे कंपनी की बैलेंस शीट बन गई है माय डियर फ्रेंड्स। 80,000 कहां से आते हैं? 80,000 कहां मिलता है आपको बताओ? बैलेंस शीट में मिलता है। अच्छा, बैलेंस शीट डिविडेंड देने के पहले बनाई जाती है या डिविडेंड देने के बाद बनाई जाती है? सोचिए जरा, सोचिए सोचिए जरा, सोचिए, अपने आंसर पर विचार कीजिए सर, अपने आंसर पर विचार कीजिए, सोचिए समझिए। सर वो डेट चेक करेंगे पहले का, फिर वो बात ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये बिफोर और आफ्टर। अरे भाई आप लोग कैसी बातें कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। ये टोटल कॉलम हम कहां से कॉपी करते हैं सर? फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी। बोलिए हाँ कि ना? फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी। हम लोग सब्सिडरी की बैलेंस शीट से लेते हैं ना, इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कितना है, फिर हम ये देखते हैं कि सर इनकी ओपनिंग पोजीशन क्या थी, जिस दिन शेयर लिया था उस दिन कितना 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 है ना? ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, आप 80 और 20 के बीच का ये जो डिफरेंस निकाले हो 60,000, 80 और ये 20 के बीच का जो आपने डिफरेंस निकाला है 60,000, इसमें क्या डिविडेंड भी आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? इसमें सर डिविडेंड कैसे कैसे आंसर दे रहे थे आप पहले? हाँ, अरे भाई सब कुछ हो चुका है, इसमें डिविडेंड भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, रेंट भी पे कर दिया, टैक्स भी दे दिया सरकार को, अप्रोप्रिएशंस भी सारे कर दिए सर। ये देखो अप्रोप्रिएशन भी सारे कर दिए, है ना? प्रॉफिट लॉस में जो बैलेंस आया है ये सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला बैलेंस आया है सर। क्रॉस आपका अप्रोप्रिएशन हुआ है तो वो भी इसमें आ चुका है। यानी हर चीज अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ हो गया होगा ना सर। डिविडेंड ही क्या, डिविडेंड भी हो गया, बोनस भी हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अप्रोप्रिएशंस हो गए, प्रॉफिट कमाया वो भी आ गया, सब कुछ आ गए सर। एवरीथिंग इज डन इन दिस पर्टिकुलर P&L बैलेंस सर। 60,000 का मतलब यह है कि सर साल के शुरुआत में 20 का बैलेंस था, साल के अंत में 80 का बैलेंस है। पूरे साल भर में नेट बेसिस पर देखा जाए तो 60,000 के प्रॉफिट्स कमाए हैं आफ्टर गिविंग ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस और आफ्टर गिविंग एन नंबर ऑफ डिविडेंड्स। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? प्लीज बताएं आप सब लोग मुझे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार अगर समझ में आ गया जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन एक बार समझ में आना बहुत जरूरी है, एक बार समझ में आना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इज ऑल इंक्लूसिव। सब कुछ हो चुका है इसमें से, सब कुछ क्या हो चुका है सर? इसमें से कंप्लीट काम हो चुका है। 60,000 में से डिविडेंड दिया जा चुका है, 60,000 में से डिविडेंड दिया जा चुका है। और मैं आपको कहता हूं इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का अमाउंट जो है सर, मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी में डिविडेंड का जो अमाउंट है ना सर, वो कितना है वो आपके सामने रख देता हूं मैं। यहां पे देखो, यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं इस अकाउंट में डिविडेंड जो आपने दिया था सर, उसका अमाउंट जो कि है सर, रुको यहां पे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं इसको। ये जो डिविडेंड आपने दिया है सर, इसकी अमाउंट कितनी है पता है? इसकी अमाउंट है सर, लेट्स से 10,000। कितनी है सर? 10,000। समझे आप सब लोग? क्या सर आपको समझ में आया डिविडेंड का अमाउंट 10,000 कैसे है? दिया हुआ है क्वेश्चन में। मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है ना? 1 लाख का आपका कैपिटल है, 10% उसके ऊपर डिविडेंड है, ठीक है? तो मेरा 10,000 का डिविडेंड हो गया। अच्छा सर एक बात बताइए, फिर एक बात बताइए, अगर आपने डिविडेंड 10,000 रुपये का दिया है ना? अगर आपने डिविडेंड सर 10,000 रुपये का दिया है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, कि डिविडेंड देने के पहले प्रॉफिट कितना था? बता सकते हैं कोई मुझे? प्रॉफिट्स बिफोर डिविडेंड अप्रोप्रिएशन, कोई बता सकता है? डिविडेंड देने के पहले आपके प्रॉफिट्स कितने थे? बताओ जरा बताओ, डिविडेंड देने के पहले आपके प्रॉफिट्स कितने थे?
तो सर सीधी बात है, जो आपका 60,000 है ना नेट प्रॉफिट, जो आपका 60,000 नेट प्रॉफिट है सर, नेट इंक्रीज है ना, इसमें आप क्या कीजिए, डिविडेंड को जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है। यानी डिविडेंड देने के पहले सर 70 था, डिविडेंड देने के बाद 60 हो गया, क्योंकि 70 के प्रॉफिट थे, 10 का डिविडेंड बांट दिया, हाथ में 60 रह गए सर। 70 के प्रॉफिट थे, 10 का डिविडेंड बांट दिया, हाथ में कितने रह गए सर? 60। क्या ये लैंग्वेज सिंपली समझ में आती है क्या? किसको प्लस करना किसको माइनस करना वो छोड़ो, दिमाग में ये काम आना, मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये 70 का जो प्रॉफिट है सर कैसे आया, ये 70 का प्रॉफिट जो है सर वो कैसे आया? सिंपल सी बात है सर, डिविडेंड को जोड़ने से आया, डिविडेंड को जोड़ने से आया। तो कैनाई से मैंने पूरे साल में 70,000 के प्रॉफिट कमाए। अगर मैं इसमें डिविडेंड को ऐड कर दूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं 60 में 10 को चलो लेट से मैंने ऐड कर दूं, और मैं 10 ऐड क्यों कर रहा हूं ये मैंने समझाया है, मैंने आपको बताया नहीं है कि आपको डिविडेंड इसमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? यू हैव टू एक्नॉलेज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट कि प्लस करना है सर डिविडेंड को। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बिल्कुल समझ में आई सर। तो मैं कह सकता हूं क्या मैंने पूरे साल में 70 के प्रॉफिट कमाए? बोलो, पूरे साल में मैंने 70 के प्रॉफिट कमाए कि नहीं कमाए? कमाए हैं सर, बिल्कुल कमाए हैं। मैंने पूरे साल में ना, पूरे ईयर में 70,000 के प्रॉफिट्स कमाए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? बिल्कुल सर, मैंने पूरे साल में 70 के प्रॉफिट कमाए हैं। एकदम सही कहा है आपने, राइट। तो सर आपने डिविडेंड जबरदस्ती क्यों जोड़ दिया? डिविडेंड तो हमने दिया है ना, तो चलो आपने कहा हम हटा देते हैं डिविडेंड को, हम डिविडेंड को हटा भी तो देते हैं। कहां मना कर रहा हूं मैंने 10,000 60 में जोड़ दिए। अब मैं कह रहा हूं कि सर ये 10,000 कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बांटे हैं। सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, यही बाउंसर है। अगर ये दिमाग के अंदर गया खेल सारा, आप जीत जाओगे, पूरा गेम आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट का सार छुपा हुआ है। कहता हूं आपसे कि इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है पूरे साल में 10,000 रुपए, लेकिन ये 10,000 का डिविडेंड कंपनी ने प्री प्रॉफिट से दिया है। कहां से दिया है सर? प्री प्रॉफिट से दिया है। बताइए 10,000 को अब रिड्यूस कहां से किया जाए? अब ये 10,000 को रिड्यूस कहां से किया जाए? क्योंकि सर रिड्यूस तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिविडेंड बांटा है, मैं मेरे प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकता सर, मेरे को वापस घटाना पड़ेगा। क्या सर मैं इसे वापस यहीं से माइनस कर दूं? क्या सर मैं इसे वापस यहीं से माइनस कर दूं? बोलो हाँ कि ना। क्या सर मैं इसे वापस यहीं से माइनस कर दूं? अरे बोलिए हाँ कि ना। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने इसे यहीं से माइनस कर दिया तो, क्योंकि ये सारा डिविडेंड जो है सर प्री प्रॉफिट को यूज में लेके बांटा गया है। अब भूल जाइए आपकी एक्विजिशन डेट, अगर कंपनी ने कह दिया सो कह दिया। कंपनी ने क्या कहा सर? कि डिविडेंड प्री से बांटा है सर, और अगर डिविडेंड प्री से बांटा है तो यू हैव टू रिड्यूस द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, यू हैव टू रिड्यूस द प्री एक्विजिशन नेट एसेट्स। तो ये 10,000 सर मुझे यहां से माइनस करने पड़ेंगे, और मेरी कंपनी की जो नेटवर्थ आएगी ना उस दिन, वो कितनी आएगी सर? 1,70,000 आएगी सर। और जो पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट आएंगे ना सर, पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट आएंगे सर, वो कितने आएंगे सर? 70,000 के मूवमेंट आएंगे। क्या आप दोनों नंबर्स पे कंफर्टेबल हो कि नहीं? क्या आप दोनों नंबर्स पे? यस, 20 माइनस 10, एग्जैक्टली गुड़िया आपका जो कहना है सर 20 में से 10 दिया गया है। सही कहा है आपने, 20 में से 10 दिया गया है। दैट इज वाई द ओपनिंग नंबर ऑफ 180 इज नाउ रिड्यूस्ड टू 1,70,000। सो दिस इज द करेक्ट प्री एक्विजिशन नेट एसेट्स, प्री एक्विजिशन नेट वर्थ of your subsidiary company to be considered for calculation of goodwill, to be considered for calculation of goodwill। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? माय डियर फ्रेंड्स, समय की मर्यादा है, इसलिए आज मुझे आपसे लेना पड़ेगा यहाँ पे विदा, क्योंकि मिलेंगे हम फिर से कल। इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, इसी कॉन्सेप्ट को एकदम फिट कर देंगे। लेकिन आज का समय हो गया है, आज का हमारा जो समय है सर हो गया है। लेकिन यहां तक हर एक चीज मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर घुस जानी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पूरा इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में कैपेबल रहा हूं, आप सब तक पहुंचाने में कैपेबल रहा हूं, राइट। तो
बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो यही है कि सर हमारा अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर दें, उसे शेयर करें, सब लोगों के साथ में शेयर करें। अगर आप सब लोगों को ऐसे ही कंटिन्यूअस बेसिस पे पढ़ना है तो आप सब लोगों को अब जल्दी से जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा अनअकैडमी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे, लेकिन आप सब लोग ऐसे ही छोटे छोटे अमाउंट में आएंगे तो कैसे काम चलेगा, हमको भी कैसे मोटिवेशन मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों को लेकर आओ, उन्हें रिकमेंड करो ये सारी चीजें, उन्हें बताओ कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट। तो आज तक हमने कंसोलिडेशन जितना भी पढ़ लिया उसका वैसे भी हम लोग आज प्लान कर ही चुके थे कि रिवीजन जो है सर आज हम लोग करने वाले हैं बाय वे ऑफ अ क्विज सेशन, बाय वे ऑफ अ क्विज सेशन जिसका नाम है सर कौन बनेगा कंसोलिडेशन का महारथी। लाइव इवेंट है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे सर। कहां पे होगी सर ये? अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पर ये इवेंट होगी 4 से 5 आज शाम को। जी हां, आज ही शाम को 4 से 5, आज ही शाम को सर 4 से 5 बजे ये इवेंट होगी जहां पे हम लोग कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे बाय वे ऑफ अ क्विज कॉन्सेप्ट, क्विज कॉन्टेस्ट। और देखते हैं कि आप सब लोग कितना बढ़िया और कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उस क्विज में। सब लोग आएंगे उस क्विज के अंदर, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे आज शाम को 4 से 5 बजे। और बता देता हूं कि आज जो है सर, आज हमारी क्लासेस जो है चालू हो गई है। आज हमारी प्लस क्लासेस जो है सर लॉन्च हो चुकी है। आज ऑलरेडी एक सेशन हो गया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हमने प्लस कोर्स में स्टार्ट किया है। आप जल्दी से जल्दी प्लस कोर्स को ज्वाइन कर लें, बिकॉज ये प्लस कोर्स होने वाला है हमारे लिए इतना बेनिफिशियल कि आप पूछिए मत। ये मेरा कोड है सर धीरज 10, इसे लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट सर। और प्लस कोर्स की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही एनर्जेटिक क्लास थी आज वाली, बहुत मजा आया था इंटरेक्शन करके, सब स्टूडेंट बहुत खुश थे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक बार अगर आपने ये प्लस कोर्स ज्वाइन कर लिया तो समझिए कि आपके एग्जाम्शन तो सर पक्की है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन हम लोग एग्जाम्शन से ऊपर 90 प्लस मार्क्स के टारगेट कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव करने में कैपेबल हो पाए। पूरी मेहनत के साथ में हम सब लोग आपको डिलीवरेबल देंगे। ये कोड आपको यूज करना है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में रिकमेंड कर दें, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं लेता हूं आपसे यहां पे विदा, मिलेंगे कल फिर से इसी समय के ऊपर, लेकिन आपको शाम को आज वापस 4 से 5 बजे मिलना है, ठीक है, कंसोलिडेशन की क्विज में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए बाय।